हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक सुपर डुपर मूवी लेकर जो कि भरी हुई है रोमांस और कॉमेडी के तड़के से। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत होती है हमारे फीमेल लीड कैरेक्टर लुइन से, जो कि दरअसल शीहान की बीवी है। लेकिन शीहान की आंट ली और उनकी नीस इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। वो इसको जहर दे चुके हैं और उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता है कि लुइन ये डिजर्व नहीं करती कि वो इतनी बड़ी खानदान की बहू बन जाए, इसीलिए वो उससे जान छुड़ाना चाहते। सभी लोग लुइन को बहुत फुलिश समझते हैं। दरअसल लुइन एक स्मार्ट लड़की थी जो कि सिर्फ फुलिश होने की एक्टिंग कर रही है। वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसका दिमाग सिर्फ 6 साल बच्ची जितना है और उसको कुछ भी समझ नहीं आती। मूवी के ओपनिंग सीन में आंट ली और म्यूट लुइन के रूम में आती हैं और वो दोनों डिस्कस कर रही थी कि वो लुइन से कितनी नफरत करती है और बिलाखिर उनकी जान छूट चुकी थी। आंट ली म्यूट से कहती है कि अब तुम्हें मेरी बेटी की बीवी बनने से कोई नहीं रोक सकता, बिलाखिर तुम इस बड़े खानदान की बहू बन जाओगे और हम दोनों का सपना पूरा हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ लुइन जिंदा थी क्योंकि इनका दिया हुआ जहर उसने नहीं खाया था। तभी लुइन एक दफा फिर फुलिश बनने की एक्टिंग करती है और जंप करती है, जिससे ये दोनों बहुत ज्यादा डर गई। आंट ली और म्यूट दोनों चीखने लगती है। उनका शोर सुनकर हान भी वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि आखिर ये क्या मैटर है। हान को देखकर तो लुइन की आंखें चुंधी आ गई और वो सोचती है, वाह इतना हैंडसम इंसान, क्या ये मेरा हस्बैंड है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तभी हान लुइन से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तभी लुइन उसको कहती है, हनी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उसको हक कर लेती है। इस पर आंट ली और म्यूट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में लुइन एज यूजुअल छोटे बच्चों की तरह खेल रही थी कि तभी वहाँ पर आंट ली और उनकी नीस आ गई। म्यूट लुइन से कहती है कि मुझे आइडिया है कि तुम खेलते खेलते थक चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ठंडा टार पानी लाई हूँ। ये बोलकर वो मग लुइन को पकड़ा देती है, लेकिन मग पकड़ते ही लुइन को आइडिया हो जाता है कि ये तो असल में बॉइल्ड वाटर है। ये देखते ही वो उसको एक अच्छा सबक सिखाने का सोचती है। कुछ सोचते हुए वो सारा पानी म्यूट के मुंह पर फेंक देती है और मन ही मन में कहती है, क्या तुम्हें आइडिया है कि ठंडे पानी से मुंह धोना कितना अच्छा है और ठंडे पानी से हमारी स्किन कितनी अच्छी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बॉइल्ड वाटर की वजह से म्यूट की सारी स्किन जल चुकी थी और वो चीखना शुरू कर देती है। तभी हान वहाँ पर आता है और पूछता है क्या मैटर है, जिस पर म्यूट उसको बताती है कि तुम्हारी बीवी ने मेरे ऊपर बॉइल्ड वाटर फेंक दिया और देखो मेरी स्किन की क्या हालत हो चुकी है। और इस पर हान उसको बताता है कि मैं सब जानता हूँ, तुमने तो कहा था कि ये ठंडा पानी है और तुम उसके लिए आइस वाटर लाई हूँ, लेकिन इसमें बॉइल्ड वाटर था। असल में तुम उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें कहता हूँ मेरी बीवी से बच के रहो। जबकि लुइन एक दफा फिर फुलिश बनने की एक्टिंग करती है और उसने छोटे बच्चों की तरह खुशी से जंपिंग करना शुरू कर दी। आंट ली ने जब देखा कि हान सारी सिचुएशन को समझ चुका है तो तभी उन्होंने उसके सामने म्यूट को डांटना शुरू कर दिया और म्यूट से कहती है कि आखिर तुम इस मासूम लड़की के पीछे क्यों पड़ गई हो, इसकी जान क्यों नहीं छोड़ देती तुम? लेकिन म्यूट तब भी हार नहीं मानती और तभी एक दफा फिर जब वो देखती है कि लुइन खेल रही है, वो इसके पास आ जाती है। म्यूट ने लुइन को एक सीजर दे दिया और उसको कहा कि तुम इससे खेल लो, ये बहुत अच्छा टॉय है, इसके साथ खेलते ही तुम्हें बहुत मजा आएगा। इस पर आंट ली थोड़ी हैरान होती है और वो म्यूट से पूछती है कि तुम क्या करना चाह रही हो, तुम उसको सीजर क्यों दे रही हो? इस पर म्यूट उसको कहती है कि ये एक खतरनाक चीज है, सीजर के साथ खेलते हुए इसको जरूर जख्म आएंगे, लेकिन बजाहिर ये एक नॉर्मल बात है क्योंकि ये एक खतरनाक चीज है और हमें कोई नहीं पकड़ सकेगा। ये सारी बातें सुनकर जहाँ पर आंट ली उससे खुश हुई, वहीं पर लुइन उसका सारा प्लान समझ चुकी थी। तभी लुइन मन ही मन में कहती है कि मुझे एक दफा फिर तुम्हें एक अच्छा सबक देना पड़ेगा क्योंकि इस तरह तुम बाज नहीं आने वाली। ये कहते ही वो सीजर उठाकर उनके पीछे भागना शुरू हो जाती है। लुइन कहती है कि आओ सब मिलकर इस नए खिलौने से खेलें, हम तीनों खेलते हैं और बहुत मजा आने वाला है। ये कहकर ही वो उनके पीछे पड़ गई, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए किचन की तरफ भाग जाती हैं। आंट ली और म्यूट बुरी तरह चीख रही थी क्योंकि आज तो लुइन उनके पीछे ही पड़ गई। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, आखिर ये क्या ड्रामा है? इस पर म्यूट एकदम इनोसेंट बन जाती है और हान से कहती है कि देखो तुम्हारी वाइफ हमारे पीछे पड़ गई है, वो सीजर लेकर हमें मारना चाहती है, आखिर इसको देखो, इसको क्या मसला है हमसे? तभी हान पूछता है कि आखिर इसको ये सीजर किसने दी? मैंने तो सारी सीजर और नाइफ ऊपर रखी थी क्योंकि इसका दिमाग सिर्फ 6 साल बच्ची जितने है और मुझे पता है ये सब चीजें इसके लिए खतरनाक है, लेकिन फिर भी इसके हाथ में सीजर है। मैं पूछता हूँ ये सीजर इसको किसने दी? वो म्यूट को आखिरी वार्निंग देकर कहता है कि देखो मेरी बीवी से दूर रहो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आइंदा तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी नीस हो। आइंदा ऐसा कुछ भी करने से पहले अपना सामान पहले ही पैक कर लेना क्योंकि मैं तुम्हें घर से निकालने में बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। और साथ ही वो लुइन को तसल्ली देता है और उसको कहता है तुम परेशान ना हो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं तुम्हारी पूरी हिफाजत करूंगा। और तभी वो लुइन को लेकर वहाँ से चला गया। लेकिन आज तो आंट ली का भी पेशेंस खत्म हो चुका था और वो म्यूट से कहती है कि तुमसे तो एक फुलिश लड़की भी कंट्रोल नहीं होती, तुम एक इतनी सी चीज को नहीं निमट सकती। रूम में लाकर हान लुइन को एक क्लींजर देता है और उसको बताता है कि मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया था। तभी वो उसको बताता है कि चूंकि तुमने मेरी ग्रैंडपा की जान बचाई थी, मैं कभी तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे पूरी दुनिया ही तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं कभी तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, इसलिए तुम कभी भी इन लोगों की वजह से परेशान मत होना। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा। इस पर लुइन मन ही मन में सोचती है अगर इसको पता चल गया कि मैं फुलिश होने की सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ तो कहीं ये मुझे छोड़ ही ना दे। और तभी वहाँ पर आंट ली आ जाती है जो कि हान और लुइन को बताती है कि चूंकि तुम्हारी वाइफ की जान बाल बाल बची है, इस खुशी में मैंने एक बहुत ग्रैंड पार्टी रखी है तुम दोनों के लिए और मैंने इस पार्टी में बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया क्योंकि मैं तुम दोनों के लिए एक ग्रैंड फंक्शन रखना चाहती हूँ। जिस पर लुइन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जंपिंग करना स्टार्ट कर देती है। पार्टी में म्यूट अपनी आंट से पूछती है कि वो एक फुलिश लड़की है, उसके लिए इतना ग्रैंड इवेंट रखने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? तभी आंट ली उसको बताती है कि
ये सब उनकी प्लान का हिस्सा है। जब सब लोगों को पता चलेगा कि लुइन का किसी और के साथ अफेयर है तो उसकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी और इस मौके पर जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतर रहेगा। इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छा इवेंट अरेंज किया। आंटी का प्लान सुनकर म्यूट बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो आंटी को अप्रिशिएट करना शुरू हो गई। पार्टी में आंटी ने अपने बॉयफ्रेंड को भी बुलाया था और तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को समझाकर लुइन के रूम में भेज देती है। आंटी का बॉयफ्रेंड शीजियांग जब रूम में दाखिल होता है तो वहाँ पर पहले ही लुइन उसके पीछे खड़े होकर उसके हिट कर देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। आंटी बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही थी कि ये दोनों कब एक साथ मिलेंगे। तभी वो कहती है कि अंदर से तो किसी मूवमेंट की आवाज नहीं आ रही। वो देखने के लिए जब अंदर जाती है तो लुइन ने उनको भी हिट कर दिया और वो भी वहीं पर बेहोश हो गई। दरअसल लुइन शीजियांग और आंटली की सारी बातें सुन चुकी थी, जहाँ पर आंटली अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें एक फूलिश लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, लेकिन मैं किसी भी तरह इस लड़की से जान छुड़वाना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें उसके पास भेज रही हूँ। जबकि उनकी ये सारी बातें लुइन भी सुन चुकी थी। इसी तरफ हान लुइन को ही ढूंढ रहा था। वो अपनी मेट से पूछता है, क्या तुमने लुइन मैडम को कहीं देखा? जिस पर म्यूट सब लोगों के सामने हान को कहती है कि तुम्हारी बीवी यहाँ पर नहीं, क्योंकि वो अपने रूम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद है। तभी हान उसको कहता है, क्या तुम्हें आइडिया है तुम क्या कह रही हो? ये सब कहने से पहले अपना बैग पैक कर लेना, क्योंकि तुम जैसी रूमर्स फैलाने वाली औरत को मैं अपने घर में बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। तुम्हें शायद खुद भी आइडिया नहीं कि तुम मेरी बीवी के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। इस पर म्यूट उसको कहती है कि जो कानों से सुना जाए वो गलत हो सकता है, लेकिन जो अपनी आंखों से देखा जाता है वो कभी भी गलत नहीं होता, इसलिए तुम अपने रूम में जाकर अपनी वाइफ को देख लो। तभी वो हान और सभी गेस्ट को लेकर लुइन के रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर बेड में 2 लोग मौजूद थे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि लुइन ने उसके लिए अच्छा सेटअप तैयार किया था। चादर हटाने पर सब लोग देखते हैं कि बेड पर जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद है वो लुइन नहीं बल्कि आंटली है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए। फुलिश लुइन कमरे के कॉर्नर में बैठकर रो रही थी और वो हान से शिकायत करती है कि आंटली अपने बॉयफ्रेंड के साथ खेल रही थी और उसके साथ नहीं खेल रही थी। ये दोनों आपस में इतने मिंगल थे कि इनको मैं नजर ही नहीं आए। पहले इन्होंने एक दूसरे को इस तरह से किस किया, फिर हक किया और तभी मजीद खेलने लगे, जिस पर हान उसको कहते हैं कि प्लीज प्लीज खामोश हो जाओ, मजीद मुझे कुछ भी मत बताओ इनके बारे में। और तभी सारे गेस्ट गॉसिप्स करना शुरू कर देते हैं कि चलो चिलू फैमिली की मदर कितनी इनडिसेंट और इमोरल निकली। म्यूट अपनी आंट को उठाती है और कहती है कि उठे, देखिए सब लोगों ने आपको किस हालत में देख लिया। जिस पर आंट उठती है और कहती है कि इस फुलिश लड़की की बातों पर कोई भी यकीन न करे, मेरी बात इससे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। इस पर हान ने उन्हें कहा कि आपकी डिसेंसी सब लोग देख चुके हैं, आप अपना सामान पैक करो और निकल जाए यहाँ से, आप जैसी औरत इस फैमिली के काबिल बिल्कुल भी नहीं। और तभी वो म्यूट से भी कहता है कि जो रूमर्स तुम फैला रही थी उसके बाद तुम भी यहाँ रहने के काबिल नहीं हो, अपना सामान पैक करो और यहाँ से चलती बनो, और ये कि जो एलिगेशंस तुमने मेरी वाइफ पर लगाई थी उसकी वजह से मैं तुम्हें कोर्ट में सू करूंगा। और ये सुनते ही म्यूट वहाँ पर बेहोश हो जाती है और तभी लुइन एक दफा फिर जंपिंग शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे इस पीली बालों वाली औरत के साथ खेलना है। तभी आकर वो उसको हक कर लेती है, जबकि असल में वो उसके कान में बोलती है कि अपने फ्रूट का मजा चखकर आपको कैसा लगा। ये सुनकर आंटली बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि दरअसल तुम एक स्मार्ट लड़की हो और तुम सिर्फ एक्टिंग कर रही हो। लुइन कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही है, लेकिन आपकी बात पर अब कोई भी यकीन नहीं करेगा। ये बोलकर वो उनके मुंह में टिश्यू पेपर ठोंस देती है। अब लुइन की जान आंटली और उनकी नींद से छूट चुकी थी। वो बहुत सारा सोना लेकर बैठी हुई थी। वो सोना पहन रही थी कि तभी वहाँ पर मेड आ जाती है और अपने मुंह ही मुंह में कहती है कि ये क्या, अब मुझे एक फुलिश की भी खिदमत करनी पड़ेगी। ये दिन देखना बाकी रह गए थे कि मुझे एक फुलिश लड़की को भी सर्व करना पड़ेगा। वो तभी वहाँ पर आती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा सोना पड़ा हुआ है। इतना सारा गोल्ड देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो उसको चोरी करने लगी। लुइन जो वहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रही थी ये सब देख रही थी। लुइन उससे अपना सारा गोल्ड वापस लेने लगती है, लेकिन तभी उसने देखा कि हान और उसके गार्ड्स इंटर हो रहे हैं। तभी वो उसको कहती है कि ठीक है ये सारा गोल्ड तुम रख लो, बल्कि अपने हाथों से भी सोना उतार कर उसको दे देती है। इस पर मेड बहुत ज्यादा खुश हो गई और हान ने जब देखा कि ये मेड दरअसल उसकी वाइफ से सारा गोल्ड ले रही है तो वो अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलता है कि इसको अरेस्ट कर लो। गार्ड्स मेड को अरेस्ट कर लेते हैं और तभी हान लुइन के पास आकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लोग तुम्हें फुलिश समझते हैं पर मैं तुम्हें क्यूट समझता हूँ और मुझे तुम्हारी फुलिशनेस से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर हान का मैनेजर आ जाता है और मैनेजर हान को बताता है कि लुइन की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर की तरफ से एक न्यूज आई है और वो न्यूज ये थी कि उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर चाहती हैं कि लुइन उनके पास चली जाए। इस पर हान कहता है कि मुझे इसका अकेले जाना ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं भी इसके साथ ही जाऊंगा। इस पर पीए उनको बताता है कि आप बिल्कुल भी नहीं चाह सकते, अगर आप इनके साथ चले गए तो स्विट्जरलैंड में होने वाली $10 बिलियन की डील कैंसिल हो जाएगी और इस तरह हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब लुइन को पता चलता है कि इस तरह नुकसान होने वाला है तो वो जिद करती है कि वो अकेले ही जाना चाहती है। लुइन कहती है कि मैं अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पर जाऊँ उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ। जिस पर हान उसको कहता है कि ठीक है तुम चली जाओ, मुझे यकीन है कि तुम अकेले मैनेज कर सकती हो। अगले सीन में लुइन की स्टेप सिस्टर चिंगी अपनी मदर को बता रही थी कि जब हमारी सिस्टर यहाँ पर आएगी तो मैंने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट गिफ्ट तैयार किया हुआ है, इसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। इस बात पर उसकी मदर उसको अप्रिशिएट करती है और उसको कहती है कि बहुत टाइम हो गया तुमने किसी के साथ टॉम एंड जेरी गेम नहीं खेली, इसलिए अब बहुत मजा आने वाला है। लुइन जैसे ही गाड़ी से उतरी उसने देखा कि एंट्रेंस गेट के ऊपर एक टब पड़ा हुआ है और वो सारी गेम समझ चुकी थी। तभी वो मन ही मन में कहती है कि मेरी फैमिली को शायद आइडिया नहीं, इन सब गेम्स की मुझे बहुत ज्यादा आदत है और ये सब तुम्हें भारी पड़ने वाला है। जब उसने नॉक किया तो उसकी फैमिली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उन्हें आइडिया था कि वो लुइन को किस हालत में देखने वाले हैं, लेकिन लुइन बहुत
ही स्मार्ट थी। वो टब आराम से उतार लेती है और जैसे ही उसकी सिस्टर गेट खोलने वाली होती है वो सारा पानी उनके ऊपर फेंक देती है और तभी लुइन एक दफा फिर जंपिंग स्टार्ट कर देती है और बिल्कुल फुलिश एक्ट करती है, जबकि उसकी फैमिली बहुत ज्यादा गुस्से में थी। लुइन की फैमिली अभी रिएक्ट करने ही वाली थी कि गाड़ी से उसकी ग्रैंड मदर उतरती है। लुइन बहुत ज्यादा खुश थी और वो चीखती है कि देखो तुम लोगों से कितनी गंदी स्मेल आ रही है और तुम लोग की हालत कितनी खराब हो गई। तभी स्टेप मॉम ग्रैंड माँ को कहती है कि देखिए आपकी पोती ने हमारी क्या हालत कर दी। लेकिन ग्रैंड माँ एक बहुत ही ग्रेसफुल लेडी थी। वो स्टेप मॉम को कहती है कि सब्र करो, मैं अभी डिसाइड करती हूँ कि गलती किसकी है। और वो लुइन से पूछती है कि ये पानी का टब तुम्हें कहाँ से मिला। लुइन उनको बताती है कि पानी का टब इंट्रेंस गेट के ऊपर पड़ा हुआ था और ये उसने वहीं से उतारा है। तभी ग्रैंड माँ स्टेप मदर को कहती है कि इसने तुम्हारी प्लान को तुम्हारे ऊपर उलट दिया, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं। और हाँ, मैं एजिड जरूर हूँ लेकिन अंधी नहीं। मैं तुम्हारी सारी ही ट्रिक्स को बहुत अच्छे से देख और समझ सकती हूँ, लेकिन याद रखना जब तक मैं यहाँ पर हूँ इसको कोई भी बुली नहीं कर सकता। और फिर वो लुइन को कहती है कि चलो अंदर चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल हॉट पॉट तैयार करवाया है। और वो अंदर चले गए। जब लुइन अपनी ग्रैंड माँ के साथ खाना खाने बैठती है तो तभी उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि मैं तो हॉट पॉट नहीं खा सकती, इससे मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है और ये स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तभी लुइन उसको चीजें उठा उठा कर मारती है और उसको कहती है कि तुम जहर खा लो, तुम दोनों माँ बेटी जहर खा लोगे तो हमारी भी तुमसे जान छूट जाएगी। और तभी ग्रैंड माँ उसकी स्टेप सिस्टर को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी शक्ल देखकर मेरी बच्ची का मूड ऑफ हो जाता है, उसको आराम से खाना खा लेने दो। जब मूवी आगे बढ़ती है तो ग्रैंड माँ लुइन को समझाती है कि मैं सारी जिंदगी यहाँ पर नहीं होंगी, इसलिए मैं तुम्हारी सारी जिंदगी हिफाजत नहीं कर सकती। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे लिए यही कर सकती हूँ कि अपना बैंक बैलेंस और अपनी प्रॉपर्टीज में से आधा हिस्सा तुम्हें दे दूं। इसलिए मैंने फैसला किया है मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी और इससे तुम सिक्योर हो जाओगी। जबकि ये सारी बातें बाहर खड़ी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर सुन चुकी थी और ये सुनकर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। स्टेप मदर स्टेप सिस्टर को कहती है कि ऐसा नहीं होगा, सारी प्रॉपर्टी सिर्फ तुम्हें मिलेगी, मैं इसको फूटी कौड़ी भी नहीं लेने दूंगी। लेकिन प्रॉपर्टी का सुनकर लुइन को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई क्योंकि उसको बिल्कुल भी लालच नहीं था। तभी वो अपनी ग्रैंड मदर को कहती है कि मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आपको कम से कम भी मेरे साथ 100 साल और जिंदा रहना होगा। ग्रैंड माँ अपनी आधी प्रॉपर्टी लुइन को देने वाली है, ये देखते ही स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया। तभी स्टेप सिस्टर लुइन के पास आती है और उसको एक स्टोन देती है। स्टोन देकर वो बताती है कि ये स्टोन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, असल में इसके वर्थ $10 मिलियन है, लेकिन ये स्टोन मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये स्टोन मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूँ, इसके बदले तुम्हें मेरे लिए एक बहुत ही छोटा काम करना होगा। तभी वो स्टोन लुइन को देती है और उसको कहती है कि इसके बदले में तुम्हें सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं और ये स्टोन तुम्हारा हो गया। लुइन जो कि एक बार फिर अपने पोलिश कैरेक्टर में आ गई थी, वो ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो उसको कहती है कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, तुम जहाँ कहोगी मैं साइन कर लूंगी। तब स्टेप सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसको पेन और डॉक्यूमेंट्स देकर कहती है कि ये लो साइन कर दो, जिस पर लुइन बहुत जल्दी जल्दी साइन करती है। ये देखकर तो स्टेप सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो गई और कहती है वाकई तुम एक फोलिश लड़की हो, वरना कोई भी इस तरह साइन नहीं करता। जबकि लुइन को डॉक्यूमेंट्स देखकर ही समझ आ गई थी कि ये डॉक्यूमेंट्स किसी और चीज के नहीं बल्कि स्टेप सिस्टर चाहती है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी इनको वॉलंटियर कर दूं। तभी वो बहुत स्वीटली कहती है कि ये लो सिस्टर, मैंने इस पे साइन कर दिया, तुमने जैसा कहा मैंने वैसे कर दिया, अब ये स्टोन मेरा हो गया। स्टेप सिस्टर और मदर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और क्यों ना होती, उन्होंने इतना बड़ा टास्क पूरा कर लिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखा उनको पता चल गया कि उसने साइन बिल्कुल भी नहीं किए। जब स्टेप सिस्टर ने फाइल की तरफ देखा तो उस पर लुइन ने लिखा था कि तुम मेरे पर काटो और मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी। तभी स्टेप सिस्टर कहती है ये तुमने क्या कर दिया, मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर अपने साइन करो और तुम पता नहीं क्या लिखती रही हो। जिस पर लुइन उसको कहती है कि मैं साइन बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाती है जो कि देखती है कि इस डॉक्यूमेंट्स में क्या है। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि ये दरअसल उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाह रही है तो इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मैं कल ही लॉयर के पास चली जाऊंगी और मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी लुइन के नाम कर दूंगी। ये सुनकर तो स्टेप मदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन ग्रैंड माँ उसको वार्न करती है और कहती है अगर तुमने लुइन के खिलाफ एक भी स्टेप लिया तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी एनजीओ को दे दूंगी और उसमें से तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दोनों सावधान रहो। जबकि स्टेप मदर अपने मन में कहती है कि ग्रैंड माँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये कहकर स्टेप मदर अपने अल्फाज पूरे कर चुकी थी क्योंकि हम अगले सीन में देखते हैं कि स्टेप मदर दरअसल हॉस्पिटलाइज्ड हैं और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर का हाथ था। ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल में देखकर स्टेप मदर अपने सारा किया धरा कन्फेस करने लगी और तभी वो कहती है अगर ग्रैंड मदर कल वो सब ना करती तो आज उनके साथ ये ना होता, जो कुछ कल इन्होंने कहा था उसकी वजह से मुझे इनके साथ ये सब कुछ करना पड़ा, अगर ये आराम से मान जाती तो मैं कभी भी ऐसा ना करती। अब सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी की है और उसको कोई नहीं रोक सकता, सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी की है और उसमें से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। तभी लुइन उनको कहती है कि स्टेप मदर जब आपने अपने सारे क्राइम्स कन्फेस कर लिए तो मैं भी आपको बता दूं कि मैं आप दोनों की रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ। अगर ग्रैंड माँ को कोई नहीं बचा सकता तो आप दोनों को भी पुलिस से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब मैं ये रिकॉर्डिंग पुलिस को देने वाली हूँ और तुम सबका किया धरा सामने आने वाला है। ये देखकर तो स्टेप मदर शॉक में आ जाती है कि आखिर इतनी फुलिश लड़की इतना स्मार्ट स्टेप कैसे ले सकती है। अभी लुइन वो रिकॉर्डिंग लेकर पुलिस के पास जाने ही वाली थी कि स्टेप मदर उसको कहती है तुम दरवाजे से अपना पाँव निकालो तो इसके बाद तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तभी गार्ड्स अंदर आते हैं और वो लुइन को पकड़ लेते हैं। तभी स्टेप मदर उनको कहती हैं कि इसको लॉकअप में डाल दो ताकि हमारी इससे जान छूट जाए।
तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। हान वहाँ पर आता है और कहता है कि इसको हाथ लगाओ और तुम सबकी खैरियत नहीं। तभी वो लुएन से पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। जैसे ही तुमने मुझे इन्फॉर्म किया कि ग्रैंड माँ की तबीयत ठीक नहीं, मैं यहाँ पर पहुंच गया। ग्रैंड माँ को लेकर तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट के लिए मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को अपने साथ लाया हूँ, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तुम्हें इनके साथ जो कुछ करना है करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हान की इन बातों से लुएन का मोरल बूस्ट होता है और वो स्टेप मदर की तरफ पड़ती है और उनको स्लैप कर देती है, जिस पर स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मदर को स्लैप करने की। इस बात पर वो स्टेप सिस्टर को भी स्लैप कर देती है। तभी स्टेप मदर हान से कहती है कि तुम्हारी बीवी बिल्कुल भी फूलिश नहीं, ये बहुत ही स्मार्ट लड़की है, बल्कि ये सिर्फ फूलिशनेस का नाटक कर रही है। इसकी फूलिशनेस और उसकी क्यूटनेस महज एक ड्रामा है। इस पर हान आगे बढ़ता है और लुइन से पूछता है कि तुम इनको अपने हाथों से कैसे मार सकती हो। इस बात पर लुइन परेशान हो जाती है और उसको लगता है कि मेरा सारा नाटक आज पकड़ा गया। लेकिन हान अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है इनको मारने के लिए मैं अपने साथ गार्ड्स लाया हूँ, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं। और तभी उनके गार्ड्स ने उन दोनों की अच्छी क्लास ली। तभी लुइन गार्ड्स को कहती है कि इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ और रिकॉर्डिंग्स देकर कहती है कि ये भी पुलिस को दिखा देना। उनके जाने के बाद हान लुइन की तरफ बढ़ा और उससे पूछा तो वाकई क्या तुम ड्रामा कर रही थी, तुम फूल नहीं हो। इस पर लुइन उसको कहती है कि हाँ मेरा फुलिशनेस एक ड्रामा है, लेकिन मेरी फीलिंग सच्ची है और मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। और ये कहते ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ जाती है। अगले सीन में लुइन हान के ऑफिस में खड़ी थी, जहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पर एक फीमेल स्टॉकिंग है, जिस पर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ये किसका हो सकता है। वो अभी यही सब कर रही थी कि उसको बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। बाहर से आने वाला कोई और नहीं बल्कि हान का भाई और उसकी वाइफ थी, जो कि अपने हस्बैंड को कह रही थी कि इस बार चाइना आने पर तुम अपने भाई से प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा जरूर ले लेना। बात लुइन सुन चुकी थी और उनकी इंटेंशंस को भी जान चुकी थी और तभी वो एक दफा फिर अपने कैरेक्टर में आ गई। लुइन का सर टेबल से टकराता है और उसके मुंह से चीख निकलती है, जिस पर हान के भाई को पता चल जाता है कि हम दोनों के अलावा भी कोई यहाँ पर मौजूद है। वो दोनों पूछने लगते हैं कि कौन है यहाँ पर, हमारे अलावा यहाँ पर कौन मौजूद है। तभी लुइन सामने आती है और वो एक दफा फिर फूलिश एक्ट करती है, जिस पर उसकी वाइफ उसको कहती है कि रहने दो, ये तो तुम्हारी वही बेवकूफ भाभी है जिसको कुछ समझ नहीं आती, हम तो वैसे ही घबरा गए। लेकिन तभी वहाँ पर हान आ जाता है। हान अपने भाई से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसका भाई उसको कहता है कि कुछ नहीं, मैंने सोचा मैं आपके लॉन्च में आपकी मदद कर दूं। वैसे हम आपकी वाइफ से मिल रहे थे, मुझे आइडिया नहीं था कि आपकी वाइफ इतनी क्यूट और फूलिश होगी। जिस पर हान उसकी बात को सुनी अनसुनी कर देता है और उसको कहता है कि तुम लॉन्च पे तवज्जो दो, तुम बहुत ही अच्छे मौके पर आए हो। असल में हमें पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर की जरूरत थी और वो पोस्ट तुम्हारे लिए मुनासिब है, इसलिए तुम उसी पे काम करो। जिस पर उसका भाई उसको कहता है कि बिल्कुल सही हो गया, मैं ऐसा ही करूंगा, आप परेशान ना हो। उनके जाने के बाद हान लुइन के पास आता है और उससे पूछता है मैं अभी तक इस सोच में हूँ कि आखिर तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रही हो, तुम क्यों सबके सामने फूलिश बनती हो। जिस पर लुइन उसको कहती है कि जो भी मेरे हस्बैंड से पंगा लेते हैं उसकी खैर नहीं। दूसरी तरफ जिंगजू की वाइफ यानी कि हान की भाभी ऑफिस का राउंड ले रही थी। तभी उसको कुछ प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आती हैं। तभी वो स्टाफ को कहती है कि ये प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए, जिस पर स्टाफ प्रोडक्ट देने से इनकार कर देता है। तभी वो कहती है कि तुम मुझे इनकार कैसे कर सकती हो, तुम्हें शायद आइडिया नहीं मैं डायरेक्टर की वाइफ हूँ। जिस पर स्टाफ ने उसको बताया कि असल में ये प्रोडक्ट्स प्रेसिडेंट की वाइफ के लिए हैं, जो कि आप नहीं बल्कि लुइन है। ये सुनकर तो जिंगजू की वाइफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहती है कि ये बेवकूफ लड़की इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है, मैं भी इसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। और इसीलिए वो वहाँ से सीधा लियोन के पास आती है और लियोन को एक लुक दिखाकर कहती है कि देखो ये मेकअप कितना परफेक्ट है, ये तुम्हें बहुत सूट करेगा, मुझे लगता है आज तुम्हें ये लुक ट्राई करनी चाहिए, तुम्हें बहुत ज्यादा सूट करेगा। जिस पर लियोन दिल ही दिल में सोचती है कि अच्छा तुम मुझसे पंगा ले रही हो, मैं भी तुम्हें अच्छा सबक सिखा दूंगी। लियोन उसको कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही मेकअप करूंगी, मुझे पता है ये मेरे साथ बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर जिंगजू की वाइफ बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाती है और वो जाकर रेस्ट करने लगती है। लेकिन रेस्ट करते ही जब उसकी आंख लगती है और तभी लियोन उसके पास आई और उसका अच्छा खासा मेकअप कर दिया। उसका मेकअप करके लियोन वहाँ से जा चुकी थी। तभी डायरेक्टर आता है और उसको बताता है कि रिपोर्टर्स आ चुके हैं, आपको फोटोशूट के लिए बाहर आना चाहिए। जिंगजू बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उसको पता था आज वो लियोन को आउटशाइन करने वाली है। तभी वो बाहर आ जाती है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपना फोटोशूट करवाती है, जबकि सारे ही रिपोर्टर्स उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही ज़ॉम्बी चिकन की तरह लग रही है। उसको फील होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो फोन निकालकर अपना चेहरा देखती है तो उसको पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ है। अपना चेहरा देखकर वो बुरी तरह चीखने लगी। तभी वहाँ पर एंट्री होती है लियोन की, जो कि किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसको देखकर तो जिंगजू की वाइफ का पारा हाई हो गया और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पनिश करने की। लियोन उसकी बात पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती और उसको कहती है कि तुम्हारा मेकअप कितना अच्छा लग रहा है, ये लोग तुम ही डिजर्व करती थी। वो आगे बढ़कर लियोन को हिट करने वाली थी कि तभी वहाँ पर हान आ जाता है और कहता है कि अपनी जगह से हिल के दिखाओ तो तुम्हारी खैरियत नहीं। और साथ ही अपने भाई जिंगजू को डांटने लगता है और कहता है क्या तुमसे अपनी वाइफ संभाली नहीं जाती, तुम मेरा लॉन्च क्या संभालोगे।
और फिर वहाँ से लुइन को लेकर चला जाता है क्योंकि बोर्ड की मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन उनके जाते ही जिंगजू की वाइफ अपने मन में कहती है कि इतना प्राउड फील मत करो, इस बात के लिए खुद को तैयार कर लो क्योंकि सारे डायरेक्टर्स के सामने तुमने मुझसे झुककर माफी मांगनी है। लुइन हान के साथ उसके ऑफिस में मौजूद थी जब हान उसकी तारीफ कर रहा था और उसको कहता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं तुम्हारी खूबसूरती आज मुझे कितना मदहोश कर रही है। तो लुइन उसको टोकती है लेकिन तभी हान की तबीयत खराब हो जाती है। असल में उनकी ऑफिस में जिंगजू की वाइफ ने एक कैट भेज दी थी। असल में हान को अस्थमा की बीमारी थी और इसी बात का फायदा जिंगजू की वाइफ ने उठाया था। तभी लुइन परेशान हो जाती है और पूछती है तुम्हें क्या हुआ, लेकिन उसकी नजर बिल्ली पर पड़ जाती है और वो समझ जाती है कि ये सारा मामला बिल्ली की वजह से हुआ। लेकिन वो सोच रही थी कि ये बिल्ली कहाँ से आ गई। तभी वहाँ पर जिंगजू और उसकी वाइफ आ जाते हैं। जिंगजू की वाइफ कहती है ओह तुम्हारी तो तबीयत खराब हो गई, अब तो तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी अटेंड नहीं कर सकोगे और लकीली ये सारा मामला मेरे हस्बैंड को देखना पड़ेगा। आज वही है जो लॉयर से बात करेगा। आज का दिन तुम्हारा दिन नहीं है बल्कि आज हम हिस्ट्री लिखेंगे। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तभी जिंगजू की वाइफ सब डायरेक्टर्स को बताती है कि हान की तबीयत खराब है, इसलिए आज मेरे हस्बैंड इस मीटिंग को लीड करने वाले हैं। आप सब मेरे हस्बैंड के लिए रेडी हो जाएं। और तभी एक धमाकेदार एंट्री होती है लुइन की, जो अंदर आकर सबसे अपने लेट आने पर माफी मांगती है, जिस पर जिंगजू की वाइफ प्रोटेस्ट करती है और कहती है किसी कोई बात मत सुनना, असल में ये एक बेवकूफ लड़की है। जिस पर लुइन कहती है कि जो भी मेरे ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाएगा मैं उसको एक्सपेल कर दूंगी। इस पर जिंगजू की वाइफ खामोशी से बैठ जाती है क्योंकि मजबूरी थी। तभी लुइन अपने डायरेक्टर्स को बताती है कि इस बार हमने जो स्ट्रेटेजीज बनाई है वो ये है कि हम अपने ओवरसीज एसेट्स को रिसाइकल करें। मुझे लगता है कि हमें अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट के डोमेस्टिक लॉन्च पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अपनी न्यू स्ट्रेटेजी के मुताबिक हमें अपने लोकल और नेटिव लोगों की स्किन के मुताबिक प्रोडक्ट्स तैयार करनी होंगी और स्किन केयर को लेकर अपनी आवाम में अवेयरनेस फैलानी है। इतनी अच्छी मीटिंग पर जिंगजू की वाइफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लुइन से पूछती है क्या तुम एक फुलिश लड़की नहीं थी, क्या वो सब ड्रामा था। जिस पर हान अंदर एंटर होता है और कहता है कि तुम हस्बैंड वाइफ ने अच्छा गेम खेला लेकिन मेरी बीवी के आगे सब लोग कम हैं। तभी लुइन कहती है कि जिंगजू की वाइफ ने कुछ डायरेक्टर्स को रिश्वत देने की कोशिश की और मेरे पास इस सब के एविडेंसेस मौजूद है, इसलिए इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। तुम्हें यहाँ से एक्सपेल किया जा रहा है लेकिन टेंशन ना लो, तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत अच्छी जॉब ढूंढी है। जिस पर जिंगजू की वाइफ कहती है कैसी जॉब। तभी लुइन कहती है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड की जॉब जो तुम्हें सूट भी करेगी। जब मूवी आगे बढ़ी तो लुइन अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी पर जा रही थी। लुइन के कहने पर हान उसको बस स्टॉप पे ड्रॉप कर देता है और उससे पूछता है जब तुम बस से जा रही हो तो अपनी गाड़ी पे क्यों नहीं जाती। तभी लुइन उसको कहती है कि असल में आज इसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है, अगर ये अपने कॉलेज 3 मिलियन की गाड़ी में जाएगी तो इसका बाकी बच्चों पर असर अच्छा नहीं पड़ेगा। तभी हान उसको कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी, वैसे तुम्हें बताता चलूं कि इसका बैग भी 1 लाख युआन का है। तभी हान की सिस्टर उसको कहती है कि आप प्लीज यहाँ से चले जाएं ताकि हम आराम से कॉलेज जा सके। तभी हान उसको बेस्ट विशेष देता है और वहाँ से चला जाता है। हान के जाने के बाद वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसको एक बहुत ही एरोगेंट लेडी ड्राइव कर रही थी। वो बहुत ही स्पीड से आती है और बहुत सारा कीचड़ लुइन और उसकी सिस्टर इन लॉ पर उछाल देती है। जब लुइन रिएक्ट करती है तो वो बताती है कि दरअसल तुम लोगों ने बस स्टॉप पे मेरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, जो कि मेरे लिए अनलकी है क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था, तभी मैंने तुम लोगों को इस बात की सजा दी। बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हान के गार्ड्स आते हैं और कहते हैं कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन लुइन उसको मना कर देती है और कहती है कि आज का दिन एक इम्पोर्टेंट दिन है, इस जैसे लोगों की वजह से हमें अपना दिन खराब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको इग्नोर कर दो। तभी लुइन गार्ड से पूछती है कि तुम लोगों को यहाँ पर किसने भेजा, जिस पर गार्ड उसको बताता है कि असल में हमें मिस्टर हान ने आपकी और मिस की हिफाजत करने को कहा है। अगर आप कहें तो हम अभी इस लेडी को आपके सामने झुकने पर मजबूर कर दें, लेकिन वो उसको मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। सेरेमनी हॉल पहुँचने पर हान की सिस्टर लुइन को उसके लिए रिजर्व सीट दिखाती है। लुइन अभी बैठने ही लगी थी कि वहाँ पर वही ड्राइवर लेडी आ जाती है और वो लुइन से कहती है कि तुम यहाँ कैसे बैठ सकती हो, असल में ये जगह प्रेसिडेंट के वाइफ की है, ये अमीरों की जगह है और तुम लोगों से तो वैसे भी गरीबों की वाइफ्स आती हैं। जिस पर लुइन उसको बताती है कि अमीरी और गरीबी का स्टूडेंट के साथ बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं। तभी वो ड्राइवर लेडी उसको कहती है कि तुम अक्लमंद बातें करती हो, इससे शायद तुम्हें लगता है कि मैं अच्छी लगूं और मैं अमीर लगूं, लेकिन ऐसा नहीं है। और वैसे तुम अपनी सिस्टर इन लॉ के फेस को ही देख लो, कितना गंदा है। वैसे भी गरीब लोग अपनी स्किन को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। इस सीट को छोड़ो, यहाँ से जाओ और अपनी स्किन को थोड़ी तवज्जो दो। जिस पर वो अपनी सिस्टर इन लॉ को बोलती है कि इसकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। और वो दोनों वहाँ से चले गए। तभी उसकी सिस्टर इन लॉ उससे पूछती है लुइन क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ। तभी लुइन उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत प्यारी हो, बस इतनी सी बात है कि तुम अपनी स्किन की केयर नहीं करती, असल में तुम अपना फेस वॉश नहीं करती। एक अच्छी स्किन के लिए हमें अपनी स्किन की क्लीनिनेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। सिस्टर इन लॉ उसको बताती है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा प्यारी है, लेकिन पता नहीं इसकी क्या वजह है। तभी लुइन उसको बताती है कि ये सब कुछ मेकअप की वजह से है, लेकिन अगर तुम भी अपनी स्किन का ख्याल रखोगी तो तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तभी वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतनी सारी नॉलेज कहाँ से आई। जिस पर लुइन उसको बताती है कि दरअसल ये हमारा फैमिली बिजनेस है। लुइन अपनी सिस्टर इन लॉ को तैयार करती है और अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए जब वो स्टेज पे जाती है तो सब लोग ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये इतनी प्यारी बच्ची किसकी है। इस पर मिसेस वैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहती है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ये सब लाइटनिंग का कमाल है।
तुम लोग बस कल देखना जब मैं प्रेसिडेंट की वाइफ से मिलूंगी, मुझे देखकर तो सब लोग ही हैरान हो जाएंगे। तो लुइन उसको कहती है कि काश आप प्रेसिडेंट की वाइफ से एक दफा पहले मिल चुकी होती तो आज आपको इतनी खुशफहमियां ना होती। सिस्टर इन लॉ लुइन को कहती है मैं तो कहती हूँ कि भाई को बोल के कल इनके हस्बैंड को किक आउट कर दो, ताकि इनको भी पता चले कि कितना मजा आता है किसी को डिग्रेड करने का। जिस पर लुइन उसको कहती है तुम टेंशन ना लो, मैं भी इसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। अगले दिन मिसेस वैंग ने बहुत ही ग्लोरी के साथ इवेंट में इंटर किया और तभी जब उनकी नजर जियानहो ग्रुप की एग्जीबिशन पर पड़ी तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने लियोन को देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई और कहती है क्या यहाँ पर डॉग्स एंड कैट्स भी अलाउड हैं? जिस पर लियोन उसको कहती है कि टेंशन ना लो, मेरे बगैर तो ये इवेंट हो ही नहीं सकता। तो मिसेस वैंग ने उसको बोला क्या तुम यहाँ पर कुक हो जो तुम्हारे बगैर ये इवेंट हो नहीं सकता? और वैसे भी तुम जैसे लोगों की तो मजबूरियाँ होती हैं, गरीब लोगों को दो जॉब्स करके अपने बच्चों को पालना पड़ता है, तभी वीकेंड पे शायद तुम कुक की जॉब करती हो। लेकिन टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी मजबूरी को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तभी लियोन उसको कहती है कि जिंदगी तो तुम्हारी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम सिर्फ प्रेसिडेंट की वाइफ की नजर में अच्छा बनना चाहती हो, तबके बाकी सब लोगों की नजर में तुम एक जोकर हो। तभी मिसेस वैंग उसको कहती है कि जोकर मैं नहीं तुम हो, तुम लो क्लास लोग हो और तुम लोगों को पता ही नहीं कि सोशल कैसे हुआ जाता है, इसलिए तुम तो मेरे मुंह ही मत लगो। एलीट क्लास के कस्टमर्स का तो तुम्हें कोई आइडिया नहीं होगा, लेकिन तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें वो सारे गिफ्ट दिखा देती हूँ जो मैं प्रेसिडेंट की वाइफ के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये देखो, प्रेसिडेंट की वाइफ के लिए मैं प्लेटिनम का बैग लाई हूँ, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होने वाली है। और सिर्फ यही नहीं, मैं उनके लिए बहुत अच्छी स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी लाई हूँ, क्योंकि हम एलीट क्लास लोगों को अपनी स्किन को बहुत ज्यादा अटेंशन देना होती है। तुम्हारी तरह हम अपनी स्किन को निग्लेक्ट नहीं करते। और हाँ, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये सब तो सिर्फ एपेटाइजर है, असल मेन कोर्स देखकर तो तुम्हारे मुंह में पानी आने वाला है। तभी वो उसको एक एंटीक टेबल वेयर दिखाती है जिसकी कॉस्ट $1 मिलियन होती है। इसे जी भर के देख लो, क्योंकि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि टेबल वेयर की इतनी कॉस्ट भी हो सकती है। ये प्रेसिडेंट की वाइफ का सबसे फेवरेट होने वाला है। वैसे तो तुम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इसको देख लो, शायद ही तुम फ्यूचर में इसको अफोर्ड कर सको। तभी लुइन उसके हाथ से प्लेट लेकर नीचे फेंक देती है और वो टूट जाता है। प्लेट के टूटने पर तो मिसेस वैंग बिल्कुल ही पागल हो जाती है और वो चीखने लग जाती है, ओह मेरी प्लेट, आर यू क्रेजी, तुमने कैसी मेरी प्लेट तोड़ दी? कोई पुलिस को बुला दे, देखो इसने मेरी कितनी कीमती प्लेट तोड़ दी। और तभी वहाँ पर हान आ जाता है। जब वो पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, आखिर क्या मामला है? मिसेस वैंग जब हान को देखती है तो एकदम ही इनोसेंट बन जाती है और कहती है, देखो इस लड़की को ये कितनी डिसरिस्पेक्टफुल है, इसने प्रेसिडेंट की वाइफ का गिफ्ट ही तोड़ दिया। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, जिस पर उसने बताया कि मैं मिस्टर वांग की वाइफ हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड हमेशा से आपके साथ काम करना चाहते थे, क्या आप उनको कोई चांस देंगे ना? जिस पर हान कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं उनको जरूर चांस दूंगा। वैसे तुमने मेरे इवेंट का सारा मजा खराब कर दिया। जिस पर मिसेस वैंग कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इस लड़की ने किया। इस पर लुइन कहती है कि तुमने कहा था कि वो गिफ्ट प्रेसिडेंट की वाइफ का है, तो फिर मेरा जो जी में आता था मैं उसके साथ कर सकती थी, क्योंकि वो गिफ्ट मेरे लिए था। मिसेस वैंग कहती है, क्या तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो? जिस पर लुइन हंसने लगती है। तभी मिस्टर वांग आते हैं और सबके सामने अपनी मिसेस को स्लैप करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी वजह से जो रही सही उम्मीद थी जियानहो ग्रुप के साथ काम करने की, वो भी खत्म हो चुकी है। तुम एक ब्लैक शीप की तरह मेरे लिए अनलकी हो। तभी लुइन आती है और उसको कहती है कि मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या नजर आता है? मिसेस वैंग पूछती है कि क्या, तो वो बताती है कि एक क्लाउन, जो कि तुम्हारी शक्ल है। लुइन के बर्थडे पर हान उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें वो चीज गिफ्ट करूँ जो तुम चाहती हो, मुझे बता दो तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, मैं तुम्हें सब कुछ लेकर दूंगा। लुइन उसको कहती है कि मेरी ख्वाहिश है तुम मुझे इलेक्ट्रॉनिक फ्लावर्स लेकर दो। जिस पर हान उसको वो भेज देता है और कहता है, ये तो होगी, अपनी अगली ख्वाहिश बताओ। जब भी वो कहती है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक बैग चाहिए, हान उसको वो भी सेंड कर देता है जिसकी कॉस्ट $5 मिलियन होती है। इसके बाद हान उसके पास आकर बैठ जाता है और उसको कहता है कि वैसे तो हम हमेशा शॉपिंग करने जाते हैं और बहुत सारे पैसे लगा देते हैं, लेकिन इस बार मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा माल खरीदा है, तुम जब चाहो वहाँ जाओ और जो जी में आए वहाँ पर खरीदो। लुइन कहती है, क्या तुमने मेरे लिए पूरा का पूरा माल ही खरीद लिया? और ये देखो, मैं एक माल की मालिक हूँ, लेकिन मैं अभी तक अपने माल में शॉपिंग करने नहीं गई, मुझे तो सबसे पहले जाकर वहाँ पर शॉपिंग करनी है। हान कहता है, सब्र करो, मैं जरा मैनेजर को कॉल करके बता दूं कि तुम आ रही हो, ताकि वो तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करे। लेकिन लियोन उसको मना कर देती है, नहीं नहीं, मैनेजर को कॉल मत करो, मजा तो तब है कि मैं वहाँ जाऊँ, एक कप चाय पीऊँ, उसके बाद स्टोर में जाऊँ और तमाम ड्रेसेस के कार्ड्स को आगे पीछे फ्लिप करूँ और ऐसे प्रिटेंड करूँ जैसे ये सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। अगर तुम पहले से ही मैनेजर को सब कुछ बता दोगे तो सब कुछ बहुत बोरिंग हो जाएगा। हान कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे अच्छा लगता है तो ऐसे ही सही, लेकिन फिर मेरी बहन भी तुम्हारे साथ जाएगी, कहीं कोई मसला ही ना हो जाए। जिस पर लुइन भी उससे एग्री करती है। लुइन अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ मॉल पहुंच गई, जो कि बहुत बड़ा था और वो दोनों ही बहुत खुश थी। सिस्टर इन लॉ को सामने अपना फेवरेट ब्रांड नजर आया और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और वो कहती है, ये तो मेरा फेवरेट ब्रांड है और आज तो मैं इसके सारे ही प्रोडक्ट्स खरीदने वाली हूँ। अभी वो स्टोर में दाखिल हुई थी और अपनी प्रोडक्ट्स देख ही रही थी कि वहाँ पर स्टोर की ऑनर आ गई। वो ऑनर लुइन को पहले से जानती थी क्योंकि वो लुइन की क्लासमेट थी। तभी वो लुइन को कहती है, क्या तुम वही लड़की हो ना जो मेरे साथ क्लास में थी और जो कि बहुत ज्यादा स्टूपिड थी?
तो बीमार थी ना, क्या तुम अब ठीक हो गई हो? लुइन उसको कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी उसकी फ्रेंड उसका मजाक उड़ाती है और उसको बुली करती है और उसको कहती है कि हाँ, बेवकूफ़ों की बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं, लेकिन गरीबों की बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होती। और तुम्हारा तो हुलिया बता रहा है कि तुम आज भी उतनी ही गरीब हो जितनी तब हुआ करती थी। और यहाँ पर मुझे देखो, मैंने मॉल की सबसे बेस्ट जगह पर अपना स्टोर खोला हुआ है और अपनी क्लॉथिंग लाइन चला रही हूँ। और अब देखो, मैं ऑनर की वाइफ हूँ। और वैसे तुम्हें बताती चलूँ कि तुम स्टोर में आ तो गई हो, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि ये सब तुम्हारी औकात से बाहर है। तभी लुइन उसको कहती है कि ठीक है, तुम मुझे अपने ड्रेसेस दिखाओ, मैं भी तो देखूँ यहाँ पर इतना स्पेशल क्या है जो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तभी वो लुइन को अपने ड्रेसेस दिखाती है, जिस पर सिस्टर इन लॉ कहती है कि देखो ये ड्रेस कितना गंदा है, ओ माय गॉड, इस वाले को देखो, ये तो उससे भी ज्यादा गंदा है। ये ड्रेसेस तो अगर मैं अफोर्ड कर भी पाऊँ तो भी मैं कभी खरीदना पसंद ही ना करूँ। जिस पर क्लासमेट उसको कहती है कि खबरदार खबरदार, जो तुमने मेरे एक भी ड्रेस के बारे में एक भी लफ्ज कहा, तुम और तुम्हारा सारा खानदान अगर 1000 साल भी कमाता रहे तो भी इन ड्रेसेस को अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये एक बहुत ही ऊंचा माल है। मेरा मशवरा मानो, तुम दोनों जाओ किसी सब्जी की मार्केट में घूमो, शायद वहाँ पर कुछ ऐसा हो जो तुम अफोर्ड कर सको। ये सब तुम्हारी औकात से बिल्कुल बाहर है। लुइन उसको कहती है कि हाँ, मैं मानती हूँ ये बहुत बड़ा माल है, लेकिन तुम जैसे लोगों का एटीट्यूड इस माल को बहुत छोटा बना देता है, जिनकी हर बात क्लास से शुरू होती है और वापस आकर क्लास पर ही खत्म हो जाती है। उसकी क्लासमेट उसको कहती है कि सुनो, अपनी हद में रहो, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मैं कुछ ही सेकंड्स में तुम्हें यहाँ से किक आउट कर दूंगी। वैसे भी डॉग्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द मॉल। तो सिस्टर इन लॉ उसको कहती है कि चले भाभी, यहाँ से चलते हैं। ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक खातून है जिनकी सोच पैसे से शुरू होती है और पैसे पर ही खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों के साथ हमें कभी भी अपना टाइम जाया नहीं करना चाहिए। हम यहाँ से चले जाते हैं। अभी वो जाने ही लगी थी कि स्टोर ऑनर उनको आवाज देती है और उनको कहा कि रुको, तुम यहाँ से चोरी करके कभी भी नहीं जा सकती। लुइन उसको कहती है कि क्या चोरी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? लुइन उसको कहती है कि कोई चीज चोरी नहीं हुई, क्या चीज है जो गुम गई? स्टोर ऑनर उसको कहती है कि इस ड्रेस से बहुत कीमती एक्सेसरीज चोरी हो गई है और मुझे पक्का यकीन है कि वो किसी और ने नहीं, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ने चुराई है। देखो, मुझे आराम से अपनी सिस्टर इन लॉ की तलाशी लेने दो ताकि मैं अपनी सारी एक्सेसरीज वापस ले सकूं। लेकिन लुइन उसको मना कर देती है और उसको कहती है कि खबरदार, जो तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा शक हो रहा है तो तुम सारे मॉल की मॉनिटरिंग चेक करवाओ, हमने बिल्कुल भी चोरी नहीं की। स्टोर ऑनर उसको बताती है कि असल में मैं यहाँ अकेली नहीं, यहाँ पर मेरे से ऊंचे लोग हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो तुम्हें ये सब बहुत महंगा पड़ने वाला है। और लुइन अपने मन ही मन में सोचती है कि यहाँ पर तो सबसे ऊंची मैं हूँ क्योंकि ये मॉल मेरे नाम हो चुका है, लेकिन ये किसकी बात कर रही है जिसको मैं ही नहीं जानती। लुइन उसको बताती है कि तुमने जिसको बुलाना है बुला लो, मैं इस मॉल की ऑनर हूँ और मुझसे ऊपर यहाँ पर कोई नहीं है। तभी वो उसको कहती है, ओह, ये सुनकर तुम्हें बहुत ज्यादा डर गई। अगर तुम इस मॉल की ऑनर होती तो सबसे पहले मुझे पता चलता। इसकी तो अभी ड्राफ्टिंग भी नहीं हुई और वैसे भी मेरे अंकल यहाँ पर डायरेक्टर हैं तो उनकी यहाँ पर बहुत पहुंच है। और तभी स्टोर ऑनर अपने अंकल को कॉल करती है जो कि इस मॉल में डायरेक्टर थे और उनको कहती है कि आप जल्दी से मेरे स्टोर में आ जाए क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। लेकिन तभी लुइन अपने मैनेजर को कॉल कर चुकी थी और उसको बताती है कि आप स्टोर में आ जाए, यहाँ पर थोड़ा मसला बन चुका था। डायरेक्टर वहाँ पहुंचा तो स्टोर ऑनर लुइन से पूछती है, क्या तुम इसको जानती हो? जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानती। स्टोर ऑनर कहती है कि देखो इसे, ये कितनी ऑडिशियस है, तुम यहाँ के डायरेक्टर को जानती तक नहीं और मेरे सामने कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तुम। अंकल, इसने मेरे स्टोर से चोरी की है, मैं आपको कहती हूँ कि सिक्योरिटी को बुलाए और इसको अरेस्ट करवाने, बल्कि पुलिस को बुला ले। सिक्योरिटी अभी अपना काम करने ही लगी थी कि वहाँ पर जनरल मैनेजर आ गया, जिसको देखकर सभी शॉक हो गए। स्टोर ऑनर जनरल मैनेजर को कहती है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप खुद चलकर मेरे स्टोर तक आए, वैसे आपको किसने बुलाया? जनरल मैनेजर उसको बिल्कुल इग्नोर कर देता है और लुइन से पूछता है, आपने मुझे कॉल करके बुलाया था, क्या सब कुछ ठीक है? तभी वो कहती है कि ये कैसे आपको बुला सकती है, ये तो यहाँ के डायरेक्टर तक को नहीं जानती, तो मैनेजर को कैसे जानती होगी? जनरल मैनेजर स्टोर ऑनर की सही क्लास लेता है और उसको कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बॉस से बात करने की, क्या हम ऐसे बात करते हैं आपस में? बल्कि मुझे तो लगता है तुम्हें शायद इस मॉल में अपनी शॉप चाहिए ही नहीं, तभी तुम हमारे नए बॉस से इस तरह बात कर रही हो। स्टोर ऑनर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है, क्या ये हमारी न्यू बॉस है? मुझे लगा शायद ये झूठ बोल रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तभी लुइन आगे बढ़ती है और उनको कहती है कि बाकी सब चीजें तो अपनी जगह, मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम क्या प्रूफ करना चाहती हो? ये मॉल बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत छोटे हैं। क्या ये मॉल इसलिए खोला गया था कि यहाँ पर आने वाले गरीब लोगों का मजाक उड़ाया जाए और उनको फील करवाया जाए कि वो कितने डाउनग्रेडेड हैं? वे स्टोर ऑनर उसके पाँव में पड़ जाती है और उसको कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो, मैं अंधी हो गई थी, मेरी अकल को कीड़े लगे थे, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, मुझे अंदाजा है मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। इस पर लुइन उसको कहती है कि क्या तुम उस आदमी को जानती हो? वो कहती है, हाँ मैं इसको जानती हूँ, ये हमारे मॉल से कूड़ा इकट्ठा करता है। तभी लुइन कहती है कि ठीक है, आज से ये तुम्हारा न्यू ऑनर है, मैं तुम्हें ये सबक देना चाहती हूँ कि नीचे के लोग भी तुमसे अच्छा रूल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये यहाँ पर आने वाले किसी भी गरीब आदमी को बुली नहीं करेगा, ना ही उसको डाउन फील करवाएगा। स्टोर ऑनर खुद से कहती है कि मैंने बहुत माफिया
मांगी, लेकिन अब इसका मुझे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। और इसी के साथ हमारी आज की मूवी खत्म होगी। उम्मीद है आपको मूवी अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच गए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना।